एमए फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों, हम आज चर्चा करेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की राज्यों की राजनीति पर। और हम कल चर्चा कर रहे थे इसी राज्यों की स्वायत्तता के टॉपिक पर। राज्यों की स्वायत्तता के बारे में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, स्वायत्तता का मतलब राज्यों को और अधिक कार्य करने की या अपना स्वतंत्र आचरण करने की एक बड़ी जिम्मेदारी या ज़्यादा अधिकार। मैंने कल आप लोगों से बताया था कि स्वायत्तता का मतलब राज्यों की स्वतंत्रता से बिल्कुल नहीं है, और कोई राज्य चाहे करके भी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है, लागू की गई है, उसमें कोई राज्य या कोई संघ शासित क्षेत्र चाहे करके भी संघ से अलग नहीं हो सकता, यानी आजाद नहीं हो सकता, पृथक नहीं हो सकता। ये किसी भी राज्य के लिए वो नहीं है। और अभी आपको ध्यान होगा कि ये जो बहुत दिनों से, यानी 70 साल से जो विवादित राज्य बना हुआ था जम्मू कश्मीर, और जिसको हमारे देश की सरकारों ने उसको जानबूझ करके विवादित बना दिया था, ये हमारी सरकारों ने किया था। और उस राज्य को इतना जबरदस्त माने इंडिपेंडेंस देके विशेष राज्य का दर्जा देकर के वो अन्य राज्यों के लिए एक खतरे का कारण बना दिया। और इस विशेष संरक्षण का मतलब यह हुआ था कि वही राज्य भारत के लिए सबसे बड़ा खतरे का कारण और कष्ट का कारण बन गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा किसी भी राज्य के साथ किया जाता है तो जो भारत में 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों के लिए वो खतरे की घंटी बजाने के समान है। मैंने आपको जम्मू कश्मीर की स्थिति बताना थोड़ा तीसरे उचित समझा कि इस राज्य को जितना तमाशा बना दिया गया था हमारे देश के शासकों के द्वारा, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, कि वह राज्य भारत के लिए ही और साथ साथ दो राष्ट्रों के बीच में परस्पर संबंध बिगाड़ने का कारण बना, और आतंकवाद का और अलगाववाद का कारण बना वो जम्मू कश्मीर। वो जम्मू कश्मीर जिसको हमारे देश के राजनीतिकों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना संरक्षण दे करके और उसको यहाँ से अपना मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाकर के उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य डाल दिया, यानी उस मुद्दे का स्वतः अंतर्राष्ट्रीयकरण करके और अपने लिए एक और गले की फांस पैदा करके और उस राष्ट्र को खतरे का कारण बना दिया। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है तो वो है जम्मू कश्मीर। इसके बाद संघात्मक व्यवस्था में जम्मू कश्मीर राज्य को भी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो विलय पत्र, जिस विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने 1949 में हस्ताक्षर किया था, उस विलय पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर को भी भारत से पृथक होने का, हालांकि पृथक होने के इसमें बहुत सारे तौर तरीके अपनाए गए पाकिस्तान के द्वारा भी, और हमारे यहाँ के अवाम के द्वारा, हमारे यहाँ के शासकों के द्वारा भी उस पर जो है बहुत सारा प्रयास किया गया। लेकिन जहाँ संघीय व्यवस्था की है और उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को तो भारत का संविधान मानने की आजादी नहीं दी गई थी भाई। वहाँ के लोग भारत का संविधान नहीं मानते थे, अपना संविधान बना के रखे थे। तो जम्मू कश्मीर में और अमेरिका के राज्यों में फिर अंतर क्या रहेगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हम राज्यों की स्वायत्तता पढ़ रहे हैं, उस स्वायत्तता में इन राज्यों का भारत से स्वतंत्र होने का, अलग होने का बिल्कुल मतलब नहीं। इस स्वायत्तता का मतलब अपने अधिकारों में वृद्धि करने से है, अपने कार्यक्रमों में वृद्धि करने से है, और अपने कार्यक्रमों को और अधिक स्वच्छंद तरीके से करने से, राजनीतिक तौर तरीके से करने से। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था पैदा कैसे हुई, ये व्यवस्था आई क्यों, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई जब भारत संघ है और भारत में
संघीय व्यवस्था है और राज्यों को अलग अलग अधिकार दिए। मैंने कल आपको बताया था कि जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो राज्यों को संविधान रूप से दी गई हैं। राज्य की सरकार क्या करेगी ये संविधान के द्वारा तय किया गया है। राज्य सूची में उन सारे विषयों का उल्लेख है और इसके अलावा अगर कोई विषय बहुत गंभीर या आवश्यक है तो उसके लिए एक और उपबंध है समवर्ती सूची का प्रावधान, जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का मतलब उस सूची के विषयों पर केंद्र भी नियम बना सकता है, राज्य भी नियम बना सकता है। अब जिसका नियम पहले बन जाएगा और जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति साइन होंगे वो अलग हो जाएगा। इसके अलावा भी उसमें विकल्प है कि अगर राज्य सूची के किसी विषय पर समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई विवादित स्थिति है तो उसमें राज्यसभा के सदस्य केंद्र उसमें राज्य को संरक्षण दे सकता है और राज्यपाल के माध्यम से उसमें अपने सुझाव या परामर्श दे सकता है। अगर भी राज्य की स्थिति आती है दोनों समवर्ती सूची किसी भी कि राज्य भी नियम बनाता है केंद्र भी नियम बनाता है तो ऐसी स्थिति में संविधान ये कहता है कि केंद्र का विधान वहाँ पर लागू होगा। लेकिन जहाँ पर राज्यों की बात आती है तो वहाँ पर राज्यों को अधिकार देने से होता है तो समवर्ती सूची उसका एक और विकल्प है कि उसमें राज्य अपना प्रयास कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत में जो संविधान का भाग 11वां है उसमें जो अधिकारों का वर्णन केंद्र और राज्यों के बीच में वो स्पष्ट रूप से है और उन अधिकारों के तहत ही आपको अपने संवैधानिक व्यवस्था का संचालन करना है और राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। लेकिन अब ये स्वायत्तता की बात आई कैसे है, इसकी जरूरत क्या? तो जैसे मैंने बताया आपको एक उदाहरण तो ही है जम्मू कश्मीर। दूसरी चीज ये कि अब हमारे यहाँ जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें काम करती हैं। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो राज्य की भी चुनी हुई सरकार काम करती है और केंद्र की भी चुनी हुई सरकार काम करती है। अच्छा, अब लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो उसका संचालन पार्टीगत आधार पर होता है यानी दलीय होता है। यानी लोकतंत्र को चलाने का जो पहिया है वो है पार्टी यानी दल। अब जहाँ दल आ जाते हैं वहाँ उन पार्टियों के अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाते हैं, व्यक्तिगत राजनीतिक हित हो जाते हैं और व्यक्तिगत अवसरवादिता हो जाती है। और इस लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में या राजनीतिक प्रक्रिया में या दलगत प्रक्रिया में व्यक्ति के स्वार्थ अहम हो जाते हैं और देश पीछे हो जाता है। एम केम प्रकार सभी पार्टियों का उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है, अर्थात सत्ता को प्राप्त करना ही उन पार्टियों का और उस चुनाव का उद्देश्य हो जाता है। तो अगर केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और अगर निर्वाचन के बाद राज्यों में दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश उसको अपने भी कह सकते हैं दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती है। अब वहाँ जब दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती है तो स्वाभाविक है कि जहाँ तो विरोधी गुटों की सरकारें होंगी वहाँ वैचारिक भिन्नता होगी, हितों में परस्पर टकराव होगा, राजनीतिक स्वार्थपूर्तिता जो है वो बढ़ेगी और वहाँ पर लोगों के अपने अपने अहम अपना दृष्टिकोण नजरिया बिल्कुल अलग अलग होगा। यही बात हमारे यहाँ 1965-66 के बाद आई भारत में। 64 तक तो इसलिए नहीं आई कि केंद्र में नेहरू का शासन था और देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी का शासन। 64 में नेहरू जी की मृत्यु होती है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद 66 में संसद में जब चुनाव होते हैं लोकसभा के तो उस चुनाव का दुष्परिणाम यह होता है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव हुए तो उसमें भारत के 8-9 राज्यों में कांग्रेस की गैर कांग्रेसी सरकारें। अब गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राज्यों में दूसरी पार्टी सरकार। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हमारे देश में अपनी सत्ता को देश पर स्थापित करना होता है। देश का हित, देश का विकास पीछे रह जाता है, पार्टी और परिवार का हित सामने हो जाता है। इस पार्टी और परिवार के हित ने हमारे देश को एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के
दलदल में फंसा दिया। 67 में यही हुआ। ये जो 8-9 राज्यों में सरकारें बनी वो राज्य और केंद्र के बीच में टकराव का कारण बनी। इस टकराव का दुष्परिणाम ये हुआ कि संवैधानिक व्यवस्था के अलावा कहीं कहीं केंद्र अपनी माने अपना वर्चस्व थोपना चाहता था राज्यों पर, या कहीं कहीं पर अच्छा अब केंद्र जब थोपता है तो उसके और कारण होते हैं। यहाँ पर आ जाता है राज्यपाल का केंद्र। अब यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कैसे करेगा? तो एक बहाना रहता है उसमें कि राज्यपाल अपना बना दो, अपनी पार्टी बना दो। तो राज्य में दूसरी पार्टी सरकार है और राज्यपाल जो जा रहा है वो दूसरे विचारधारा का है या जो दूसरे द्वारा बनाया है। तो ऐसी जो वैचारिक स्थिति पैदा होती है ये विवाद की। हमारे यहाँ 67 के बाद यही हुआ। जब ये राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो मतभेद थे वो खुल करके सामने आ गए। अब सामने आ गए तो टकराव की स्थिति होगी। अब जब टकराव हो गया तो स्वाभाविक है कि राज्यों में और केंद्र में माने ये मतभेद जो है कहीं न कहीं मुखरित होगा, कहीं न कहीं दिखना शुरू होगा। इन मतभेदों को दूर करने के लिए भी सरकारों ने प्रयास तो किया, लेकिन उन प्रयासों में कोई विशेष सफलता नहीं मिली और ये जो प्रयास है वो हमेशा टकराव के बने रहे। इन टकरावों को दूर करने के लिए सबसे पहले 1967 में एक राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग यानी प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। अब प्रशासनिक सुधार आयोग अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच में जो मतभेद उभर करके सामने आते हैं, इन मतभेदों को दूर कैसे किया जाए, वो कौन कौन से बिंदु और पॉइंट हैं जिनके कारण केंद्र और राज्यों में परस्पर मतभेद उभर कर सामने आते हैं। इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को और अधिकार देने की सिफारिश की। इसकी बहुत सारी सिफारिशें हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा कुछ और बताऊं, प्रशासनिक सुधार आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें राज्य को किया। तो प्रथम प्रशासन, अब वो सिफारिशें कौन सी है मैं थोड़ा सा आपको और बताने का प्रयास करता हूँ। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया, जिसका अध्यक्ष मोरारजी भाई देसाई को बनाया गया और इसमें इसके बाद में के हनुमंतैया इसमें शामिल किए गए। इस आयोग ने 1967 में अपनी सिफारिशें इस प्रकार की। राज्यों में अनुच्छेद 356 का उपयोग एकता व अखंडता के अनुरूप किया जाए, यानी राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 356 के तहत। अब राष्ट्रपति शासन क्या है मैं थोड़ा इस बारे में और बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर 356 का उपबंध आया, थोड़ा इस बारे में बताना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, यानी जिन्हें आपातकालीन शक्तियां। उन आपातकालीन शक्तियों का मतलब ये है कि किसी भी राज्य की अगर चुनी हुई सरकार अगर अल्पमत में है या अपना काम वो ठीक से नहीं कर पा रही है, तो उस राज्य की सरकार को केंद्र अर्थात राष्ट्रपति के माध्यम से बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसी को कहते हैं 356 का उपबंध। यही है आपातकालीन उपबंध। अब इस आपातकालीन उपबंध में जो मतभेद होते हैं केंद्र और राज्य के, चाहे वो सरकारगत हो, चाहे वो पार्टीगत हो और चाहे वो चुनाव या अन्य किसी कारण से, ये जो मतभेद होते हैं ये और मुखर हो जाते हैं, उभर करके आते हैं और इनका प्रभाव राज्य और देश में
दिखना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो राष्ट्रपति शासन होता है ये केंद्र की प्रत्यक्ष दखलंदाजी कहलाती है राज्य। अब होता क्या है कि जो पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी या गैर केंद्र की सपोर्टर सरकार बनी तो उसमें राज्यपाल आ जाएगा। अब राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि तो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्यपाल शासन चलाएगा। तो कहने के मेरे मतलब कि जब प्रशासनिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी केंद्र को 1967 में तो उसने पहला उपबंध यही किया कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके पीछे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर के, न कि पार्टीगत न कि व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर के उसमें अमल करना चाहिए। शेष बातें मैं आपको और कल बताऊंगा इसमें।